केशवा ने खाने का सामान निकाल कर रख लिया था, लेकिन खोला नहीं था। वो देवराज चौहान और भजन सिंह को देख रहा, जो कि उसके देखते ही देखते किले के खंडरों में प्रवेश कर गए थे। केशवा इस इंतजार में बैठा था कि भजन सिंह आएगा तो इकट्ठे खाना खाएंगे। 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि पीछे से आहट हुई। वो फुर्ती से खड़ा होकर पलटा। दूसरे ही पल आंखें सिकुड़ गई। सतर्क हो गया। 5 कदमों की दूरी पर पटवा अपने 4 साथियों के साथ खड़ा था। तुम? केशवा के होठों से निकला। पटवा के चेहरे पर कठोर सी मुस्कान उभरी। केशवा को कुछ ठीक महसूस न हुआ। आराम हो रहा है पटवा? सॉरी, आराम हो रहा है केशवा? पटवा ने सिगरेट निकालकर सुलगाई। तुम यहां कैसे पटवा? केशवा की आंखें सिकुड़ी। यूं ही इधर से निकल रहा था कि तुम्हें देखा। रास्ता तो नहीं भूल गए तुम? केशवा उसे देखता रहा। मन में संदेह के दायरे फैल गए थे। बार बार जाने क्यों यही महसूस हो रहा था कि पटवा उनके पीछे है। शायद शहर से ही पीछा कर रहा है, तभी तो मौके पर यहां मिला, वरना ये तो शहर में था। जवाई बाबू को मुंबई से लेकर यहां आया था। इस वक्त इसका यहाँ क्या काम? क्या देख रहा है? पटवा ने कस लिया। यहां तेरी मौजूदगी के बारे में सोच रहा हूं। सोचता रहे। पटवा कठोर सी हंसी हंसा। केशवा को खतरा सा महसूस हो रहा था। पटवा, उसका एक साथी बोला, घोड़े 3 हैं और ये अकेला। केशवा से पूछो। केशवा की आंखें सिकुड़ी। तू कब से हमारे पीछे है पटवा? ये हुआ बढ़िया सवाल। पटवा पुनः हंसा। तुम लोग जब चले तब से ही पीछे हूं। ओह, कितने बढ़िया ढंग से पीछा किया ना, तुम्हें पता नहीं चला। केशवा के दांत भिज गए। गुस्सा आ गया मेरी बात सुनकर। आना भी चाहिए। ये बता, देवराज चौहान और भजन सिंह उन खंडरों में क्या करने गए हैं? केशवा वैसे ही पटवा को देखता रहा। अगर वो जंगलियों की बस्ती की तरफ जाते तो समझ में आता कि वो ज्वाला सिंह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उधर खंडर में जाना समझ में नहीं आया। क्या करने गए हैं वहां? रात बिताने के लिए जगह ढूंढने गए हैं। पटवा हंसा। बेवकूफ बनाता है। बहुत गलत किया तुमने। केशव दांत भींच कर कह उठा। हमारा पीछा नहीं करना चाहिए था। क्या गलत किया? कुछ भी गलत नहीं किया। पटवा सिगरेट वाला हाथ हिलाकर बोला। देवराज चौहान को मैं मुंबई से लाया कि वो हमारे साथ मिलकर चलेगा, लेकिन वो तुम लोगों के साथ मिल गया। वो ज्वाला सिंह का जवाई बाबू है। कुछ भी हो, उसे हम लाए हैं तो उसे हमारा साथ देना चाहिए। मुझे क्या कहते हो? देवराज चौहान से इस बारे में बात करो। अब वक्त निकल चुका है बात करने का। ये बताओ कि देवराज चौहान और भजन सिंह वहां क्या कर रहे हैं? मैं नहीं जानता। नहीं बताएगा? नहीं। पटवा के चेहरे पर मुस्कान छाई रही। आंखों में मौत के भाव उठे। वो केशवा की तरफ बढ़ा। केशवा ने जल्दी से अपने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। पटवा के तीनों आदमियों ने हथियार वाले हाथ उसकी तरफ कर दिए। केशवा भिचे दांतों से हरकत करता ठिठका। हाथ जेब से दूर कर। पटवा पास पहुंचकर खतरनाक स्वर में कह उठा। केशवा ने हाथ जेब से निकाल लिया। जिंदा रहने का तेरा मन नहीं करता? बहुत करता है। केशवा कठोर स्वर में कह उठा। तो बता, देवराज चांद और भजन सिंह खंडरों में क्या करने गए हैं? क्या कर देख ले। तू नहीं बताएगा? नहीं। फिर तो तुम मरेगा, पटवा ने कहा और रिवॉल्वर निकालकर उसके पेट से लगा दी।
केशवा की आंखों में मौत की परछाइयां उभरी। बता। नहीं। केशवा ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। पटवा ने दांत भींचे ट्रिगर पर रखी उंगली हिला दी। तेज धमाका हुआ और गोली केशवा के पेट में प्रवेश करके पीठ की हड्डी तोड़ती निकल गई। केशवा के शरीर को तीव्र झटका लगा। उसकी आंखें फैल गई। खड़ा खड़ा वो लहराने सा लगा। पटवा एक कदम पीछे हटा और अपना जूता उसके पेट पर रखकर जोरों से धक्का दिया। केशवा का शरीर उछला, फिर जमीन पर लुढ़कता हुआ 5 कदम दूर जाकर थम गया। पटवा ने रिवॉल्वर वापस जेब में डाली और खंडरों की तरफ देखा जो धूप में चमक रहे थे। पटवा एक पास आया। अब क्या करना है? खंडरों में चलें? नहीं। पटवा ने दांत भींचे, सिर हिलाया। वहां जाना ठीक नहीं है। वो अर्ज क्या है? तीसरा कह उठा। उन्हें बकवास मत करो। पटवा ने पलटकर उसे घूरा। देवराज चौहान बहुत खतरनाक चीज है। तुमसे भी खतरनाक? उसके साथी ने उसे पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश की। हाँ। वो पटवा को देखते रहे, बोले कुछ नहीं। देवराज चौहान अपने आप में 10 के बराबर है। मैं देख चुका हूं उसे। पटवा एक एक शब्द चबाकर खतरनाक स्वर में कह रहा था। कहने को है कि मैं उसे मुंबई से लाया। सच तो यह है कि वो अपनी मर्जी से मेरे साथ आया मुंबई से। फिर तो सच में खतरनाक हुआ वो। अब क्या किया जाए? पटवा ने कश लिया और दूर धूप में सुलगते खंडरों को देखा। उधर जाना ठीक नहीं है। देवराज चांद ने मुझे देख लिया तो सतर्क हो जाएगा। लेकिन वो खंडरों में गए क्यों हैं? यही तो मालूम करने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे वो ज्यादा देर वहां नहीं रहेंगे, जल्दी वापस आएंगे। हमें उनकी हरकतों पर नजर रखकर ये जानने की कोशिश करनी है कि जंगलियों की बस्ती में जाने की अपेक्षा वो खंडरों में क्यों गए हैं और वो क्या करने जा रहे हैं। बीच की बात क्या है? तुम्हारा क्या ख्याल है? पटवा कुछ देर धूप में चमकते खंडरों को देखता रहा, फिर अपने साथियों को देखकर बोला, मुझे लगता है देवराज चौहान खजाना ढूंढ रहा है। खजाना? वो चौंके। जो ज्वाला सिंह ने कहीं छुपाया है? तुम्हारा मतलब है कि ज्वाला सिंह ने खजाना किले के इन खंडरों में कहीं छुपाया है? पटवा ने खंडरों से नजरें हटाई, उसे देखा। यहां छिपाया नहीं हो सकता। जरूर हो सकता है। उस व्यक्ति ने सिर हिला दिया। पटवा, दूसरे व्यक्ति ने सोचों में डूबे कहा, तुम ये बात इसलिए कह रहे हो कि देवराज चौहान वहां गया है? यहां पहुंचते ही वहां गया है। दूसरा काम भी हो सकता है उसे वहां, या फिर यूं ही वो भीतर से खंडर देखने गया हो। ज्वाला सिंह के कई आदमियों को इन्हीं खंडरों के बाहर जंगलियों ने मार दिया था। इस वजह से वो खंडरों को देख रहा था। तुम्हारी बात ठीक हो सकती है। पटवा ने दूर पड़ी केशवा की लाश को देखा। अगर देवराज चौहान वहां कुछ खास करने नहीं गया तो केशवा ने मुंह बंद क्यों रखा? अपनी जान देने से तो अच्छा था कि कुछ भी कह देता। केशवा हमारे प्रति गुस्से में था। चिढ़ में उसने मुंह बंद रखा। या फिर सोच रहा था कि शायद हम उसकी जान नहीं लेंगे। तीसरा व्यक्ति बोला। पटवा ने फिर सिगरेट सुलगाई और खंडरों को देखा। अब क्या करना? वही व्यक्ति बोला। मैं खंडर देख कर आऊं? नहीं। पटवा ने इंकार में सिर हिलाया। मैं नहीं चाहता कि देवराज चौहान को हमारी मौजूदगी का एहसास भी हो। वो एहसास तो उन्हें केशवा की लाश देखकर भी हो जाएगा। लाश के माथे पर नहीं लिखा कि इसे हमने मारा है। पटवा ने कस लिया। ये पता नहीं चलना चाहिए उन्हें कि हमने इसे मारा है। हम उनके पीछे ही इस जंगल में तो हम उनके पीछे ही इस जंगल में तो कोई भी चुपचाप पहुंच सकता है। इसे कोई भी मार सकता है। अगर देवराज चौहान को पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं
तो ये अच्छा नहीं रहेगा। वो सतर्क हो जाएगा, हमें मार भी सकता है। हम चाहते हैं कि देवराज चांद पर नजर रखकर उस खजाने को पालें जो ज्वाला सिंह ने कहीं छुपाया है। वो एक दूसरे को देखने लगे। कुछ चुप्पी के बाद एक ने कहा, अब क्या करना है? देवराज चांद और भजन सिंह की वापसी का इंतजार, उनकी एक एक हरकत पर नजर रखनी है। तभी एक व्यक्ति चौंक कर बोला, हीरा सिंह। सबकी निगाह खंडर की तरफ उठ गई। भजन सिंह वहां से निकलकर तेज तेज कदमों से इसी तरफ आ रहा था। भजन सिंह अकेला है, देवराज चौहान कहाँ है? दूसरा बोला, देवराज चौहान किले के खंडर में ही होगा। पटवा आंखें सिकोड़े भजन सिंह को आते देखता रहा। फिर बोला, छिप जाओ, शायद पीछे देवराज चौहान भी हो। चंद ही पलों में पेड़ों की ओट में उन्होंने खुद को छिपा लिया था। अगला दृश्य। एक हाथ में जलती मशाल थामे नीचे बैठा हाथ से एक एक जगह हो, वो खास ढंग से इस तरह टटोल रहा था जैसे कुछ चीज तलाश कर रहा हो। कभी हाथ से दीवार को दबाता तो कभी अंगूठे से दीवार के उभरे हुए या धंसे हुए हिस्से को दबाता। किले या महलों में इस तरह के गुप्त रास्ते आम होते थे कि बंद दरवाजे का संबंध दूर मौजूद किसी चीज से होता और उसे दबाने या हिलाने से दरवाजा खुल या बंद हो जाता। देवराज चौहान ऐसे ही किसी सिस्टम को तलाश कर रहा था जो पत्थरनुमा बंद दरवाजे को खोल सके। पत्थर का दरवाजा यकीनन इसी तरह से खुलता होगा। मशाल जलने की स्मेल उस जगह में भर गई। दीवारों को छोड़कर कुछ पीछे सरकते हुए देवराज चौहान ने फर्श को टटोलना छेड़ना शुरू कर दिया। देवराज चौहान पूरी कोशिश कर रहा था कि दरवाजा खोलने की छिपी चाबी उसे मिल जाए। मशाल की रोशनी में वहां का एक एक जर्रा चमक रहा था। अगला दृश्य। भजन सिंह किले के खंडर से निकलकर धूप भरा रास्ता तय करके वहां पहुंचा तो पसीने से भर गया। सूर्य ठीक सिर पर पहुंचकर बहुत तीखी धूप फेंक रहा था। केशवा, कुछ खिला, भूख लग। बाकी के शब्द भजन सिंह के मुंह में ही रह गए। उसकी निगाह चंद कदमों के फासले पर गिरे पड़े केशवा पर जा टिकी। कमीज पर लगा खून स्पष्ट दिखाई दिया था उसे। दो पल तो वो स्तब्ध ही रह गया। एकाएक उसके शरीर में जोरों से स्पष्ट कंपन होता दिखा, जैसे वो गहरे कुएं से बाहर निकला हो। होंठ सख्ती से भिजे हुए थे, आंखें सिकुड़ गई। वो सतर्क सा दिखा। भजन सिंह की गर्दन हर तरफ घूमी, रिवॉल्वर हाथ में आ गई, परंतु उसे कोई दिखाई न दिया। कई पलों तक वो अनिश्चित सा नजरें दौड़ाता रहा। फिर उसकी निगाह पुनः केशवा की तरफ गई। उसकी तरफ बढ़ा। चेहरा बेहद कठोर हुआ पड़ा था। पास पहुंचकर उसने केशवा को सीधा किया। उसका जख्म देखा। अगले ही पल होंठ और भी सख्ती से भिज गए। उसने तो सोचा था केशवा की जान जंगलियों ने ली होगी, लेकिन यहां तो गोली का जख्म था। खतरा। भजन सिंह की निगाह फौरन हर तरफ घूमी, परंतु कोई न दिखा। उसकी निगाह घोड़ों पर गई। वो संख्या में 3 थे। केशवा को मारने वाले अवश्य ये जान गए होंगे कि वो अकेला नहीं है, साथ में और 2 भी हैं। ऐसे में केशवा को गोली मारने वाले ये जगह छोड़कर दूर नहीं जा सकते। उन्हें पास ही कहीं होना चाहिए। भजन सिंह की निगाह हर तरफ घूमने लगी। वो वैसे ही केशवा की लाश के पास बैठा था। उसका मस्तिष्क तेजी से दौड़ रहा था। गोली की आवाज वो इसलिए नहीं सुन पाया कि किले के भीतर था। जब गोली चली तब शायद वो उस दरवाजे के पास रहा होगा जहां इस वक्त देवराज चौहान मशाल जलाए मौजूद था। केशवा की हत्या करने वाला कौन हो सकता है? क्या उसकी जान लेने वाला पहले से ही यहां मौजूद था, या कोई उनका पीछा करते हुए यहां तक पहुंचा है? भजन सिंह होंठ भींचे उठ खड़ा हुआ। रिवॉल्वर हाथ में ही दबी हुई थी। सामने आने वाले को उड़ा देने वाले अंदाज में नजरें हर तरफ दौड़ रही थी। खतरे का एहसास उसे बराबर हो रहा था। उसने किले के खंडर की तरफ देखा। धूप में तपते मैदान के बाद गर्मी का एहसास देते खंडर जैसे सुलगते लगे। तभी उसके कानों में हल्की सी आहट पड़ी। रिवॉल्वर थामे भजन सिंह फुर्ती से पलटा।
अगले ही पल ठिठक गया। उसकी आंखें गुस्से से भिंच गई, होठों का खिंचाव सख्त हो गया। चंद कदमों के फासले पर पटवा खड़ा उसे मुस्कुराता देख रहा था। वो खाली हाथ था। देखते ही देखते उसने सिगरेट निकाली और सुलगाकर कस लिया। तुम? भजन सिंह के होठों से भिजा सा स्वर निकला। पटवा के चेहरे पर उभरी मुस्कान गहरी हो गई। केशवा को तुमने मारा? अपनी गलती से मरा। क्या मतलब? भजन सिंह के चेहरे पर गुस्सा नाच रहा था। अपना मुंह बंद रखा और मारा गया। अगर बता देता कि तुम और देवराज चौहान किले के खंडर में क्या करने गए हो तो नहीं मरता। समझ कम थी इसमें, पटवा ने कहते हुए कस लिया। भजन सिंह दांत किटकिटा उठा। तुम शहर में थे, यहां कैसे आ गए? तुम्हारे पीछे पीछे। ओ, पीछा किया हमारा? करना पड़ा। देवराज चौहान को मैं लाया और काम वो हमारा कर नहीं रहा तो? केशवा को मारकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। मैंने गलती नहीं की, केशवा ने मुंह बंद रखकर गलती की। मुंह खोल देता तो जिंदा रहता। तुम क्या कहते हो? भजन सिंह मौत भरी निगाहों से उसे देखता रहा। तुम ही बता दो कि खंडर में क्या करने गए। देवराज चौहान इस वक्त वहां क्या कर रहा है? भजन सिंह ने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया। चेहरे पर दरिंदगी के भाव थे। केशवा मेरा पुराना साथी था पटवा। उसकी मौत का मुझे बहुत दुख है। गोली चलाने की गलती मत करना भजन सिंह। पटवा ने उसे घूरा। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। एकाएक भजन सिंह की नजरें इधर उधर घूमी। कोई न दिखा। उसकी निगाह पुनः पटवा पर जा टिकी। देखना चाहते हो? पटवा ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। फिर ऊंचे स्वर में पुकारा, बाहर आ जाओ। पटवा के तीनों साथी एक एक करके पेड़ों के मोटे तने से बाहर आ गए। भजन सिंह के दांत भिचे रहे। इसलिए कहा था गोली चलाने की गलती मत करना। तुम एक चलाओगे तब तक 10 तुम्हारे शरीर में घुस जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि गोलियां चलें। शराफत से बात हो जाए तो बढ़िया है। भजन सिंह की कठोर निगाह पटवा के चेहरे पर टिकी रही। क्या चाहता है तू? तुम और देवराज चौहान खंडर में क्या करने गए? देवराज चौहान अब क्या कर रहा है? इन बातों से तेरा कोई मतलब नहीं। मतलब है तभी तो पूछ रहा हूं। पटवा के चेहरे पर जहरीली मुस्कान उभरी हुई थी। खंडरों में क्या हो रहा है? जंगलियों से सुरक्षित ठिकाना वहां ढूंढा जा रहा है। पटवा व्यंग भरे ढंग में हंसा। यहां जिंदगी बिताने का इरादा है क्या? भजन सिंह दांत भींचे पटवा को देखता रहा। तुम लोगों को तो जंगलियों की बस्ती में ज्वाला के पास पहुंचना चाहिए, जबकि यहां आकर दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। बीच में बात तो कुछ है। केशवा के मुंह खोलने से बेहतर मर जाना केशवा ने मुंह खोलने से बेहतर मर जाना समझा। भजन सिंह का दिल तो कर रहा था कि हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर से पटवा को भून दे, परंतु किसी तरह अपने पर काबू रखे था। अगर कुछ करता तो वो भी जिंदा न बचता। मेरी बात सुनकर तू भी चुप कर गया? भजन सिंह के होंठ बिचे। बोला तो खंडर में रात रहने के लिए। मेरे को तो लगता है खंडर में ज्वाला सिंह ने खजाना छिपाया है। भजन सिंह उसी तरह से देखता रहा। देवराज चौहान वहां खजाना ढूंढ रहा है। मेरे साथ चल, देख लेते हैं। भजन सिंह ने खा जाने वाले स्वर में कहा। शायद उसे खजाना मिल गया हो। सयाना बहुत बनता है, सच बात को मजाक में ले रहा है। पटवा, भजन सिंह ने भिचे स्वर में कहा, केशवा की मौत को मैं भूल नहीं पा रहा हूं। इसका मतलब तू अब नहीं तो बाद में मेरे को मारेगा? ज्वाला सिंह के साथी अपने दुश्मन को नहीं भूलते। ये बात तो मैंने खास तौर से नोट की है, पटवा ने कहा और अपने एक आदमी को खास नजरों से देखा। उस व्यक्ति ने उसी पल रिवॉल्वर सीधी की और कई बार ट्रिगर दबा दिया।
गोलियां चलने के धमाके गूंजे। सब गोलियां भजन सिंह को लगी। उसके शरीर पर खून के सुर्ख धब्बे चमकने लगे। भजन सिंह के शरीर को तीव्र झटका लगा और वो पीछे जा गिरा। शांत पड़ गया उसका शरीर। धमाकों के पश्चात एकाएक वहां गहरी खामोशी छा गई। पटवा की खतरनाक निगाह धूप में चमकते किले के खंडर को देख रही थी। वहां पर देवराज चौहान खास ही कुछ कर रहा है। चलें खंडर में? गोली चलाने वाले ने पूछा। नहीं, उसके सामने जाना ठीक नहीं है। उस पर नजर रखनी होगी। उसने ज्वाला सिंह के पास पहुंचना है। ज्वाला सिंह उसे बताएगा कि खजाना कहां रखा है उसने। पटवा शब्दों को चबाकर बोला। उसे खुला घूमने दो। कहने के साथ ही उसने जेब से मोबाइल फोन निकाला और नंबर मिलाकर बात की। कुछ देर बाद उधर से उल्लास की आवाज कानों में पड़ी। बोल। केशवर, भजन सिंह को मैंने मार दिया। मार दिया तो मार दिया, यही बताने के लिए फोन किया? देवराज चौहान भजन सिंह के साथ किले के खंडर में गया। यहां आते ही भजन सिंह तो थोड़ी देर बाद लौट आया, परंतु देवराज चौहान अभी तक वापस नहीं आया है, पटवा ने फोन पर कहा। देवराज चौहान खंडर में क्या करने गया? यही तो पूछा दोनों से। नहीं बताया तो मैंने शूट कर दिया। कुछ पलों बाद उल्लास की आवाज आई। वहीं ठहर। देवराज चौहान आएगा, वो ज्वाला सिंह से मिलेगा। वहीं से उसे पता चलेगा कि खजाना कहाँ है। उसके बाद उसके सामने कहीं नहीं पड़ना। नजर रखना। जब वो ज्वाला सिंह से मिल ले तो देखना कहाँ जाता है। जी। इसी तरह मुझे फोन करते रहना। वहां के सारे हालात बताते रहना। मैं भी उधर आऊंगा। जंगल में मिलूंगा तेरे से। जी। उल्लास ने उधर से फोन बंद कर दिया। पटवा ने फोन जेब में रखते हुए अपने साथियों को देखा। हमें इधर उधर छिप कर नजर रखनी है देवराज चौहान की वापसी पर। उसकी नजरों में नहीं आना है, सिर्फ नजर रखनी है। देखना है कि वो क्या क्या करता है, किधर जाता है। कहते हुए पटवा धूप से तपते खंडरों को देखने लगा। अगला दृश्य। जंगल में एकदम सुनसानी छाई हुई थी। जगमोहन और आरा जेटली सावधानी से हर तरफ नजरें गड़ाए आगे बढ़ रहे थे। गहरा होता जा रहा जंगल रहस्यमयी सा प्रतीत हो रहा था। घने पेड़ जो कि आसमान को छूते महसूस हो रहे थे। पेड़ों की मोटी मोटी शाखाएं जमीन को छू रही थी। कहीं कहीं धूप पेड़ों की चींट चोटियों को पार करती जमीन पर पड़ रही थी। अभी तक उन्हें जंगली तो क्या जानवर भी नजर नहीं आया था। जगमोहन ने आरा जेटली पर नजर मारी, फिर सामने देखते हुए कह उठा। हम सही रास्ते पर तो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। कैसे कह सकती हो? मैंने ये रास्ता तय किया हुआ है। जंगली लोगों की बस्ती के करीब पहुंचकर वापस लौट चुकी हूं, आरा ने कहा। हो सकता है वो रास्ता दूसरा हो जो तुमने तय किया हो। जंगल के सब रास्ते एक ही जैसे लगते हैं। मैं सही रास्ते पर आगे बढ़ रही हूं। वो सामान्य गति से आगे बढ़ते जा रहे थे। अगर तुम लोग खजाने के चक्कर में ना पड़ते तो तुम्हारा बाप जिंदा होता। आरा ने जगमोहन को देखते हुए होंठ भींच लिए। चेहरे पर दुख नजर आया। पैसा इतनी प्यारी चीज भी नहीं है कि उसके लिए जान गंवा दी जाए। तुम भी तो पैसों के लिए ये खतरा मोल ले रहे हो। मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। जगमोहन ने गहरी सांस ली। क्यों? कुछ पल चुप रहकर जगमोहन कह उठा। मालूम नहीं हम दौलत के लिए काम करते हैं या खतरों के पीछे भागते हैं। इस तरफ कभी नहीं सोचा। यूं समझो कि कर्म करते हैं। ऊपर वाले ने मेरे और देवराज चौहान के हिस्से में ये सब करना ही लिखा है। चलते चलते आरा ने गहरी निगाहों से जगमोहन को देखा। तुम लोगों ने तो बहुत डकैतियां डाली हैं। हाँ, जगमोहन ने सिर हिलाया। आज उन डकैतियों की ठीक से गिनती भी नहीं की जा सकती।
फिर तो तुम दोनों के पास दौलत भी बहुत होगी। हो सकता है। तो तुम दोनों को भाग दौड़ करने की क्या जरूरत है? मौज मस्ती करो। इन कामों में हाथ डालकर जान का खतरा क्यों मोल लेते हो? जो दौलत इकट्ठी की है उसका मजा लो। हमने दौलत मौज मस्ती के लिए इकट्ठी नहीं की है। क्या मतलब? बोला तो। हम अपना कर्म करते हैं। कर्म ही ऐसे हैं कि दौलत इकट्ठी हो जाती है। पैसा बेशक कितना भी हो, इंसान अपनी आदत और कर्म नहीं छोड़ सकता। जैसे कि बिजनेस करने वाले के पास पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन काम धंधा करते रहना, व्यस्त रहना उनके कर्मों में शामिल है। वो सुबह निकलेगा और आधी रात को वापस आएगा। अरा जेटली कुछ नहीं बोली। मैं तो कह रहा था कि अगर तुम लोग इस काम में ना आते तो तुम्हारा बाप जिंदा होता। दौलत के लिए सबको खतरा लेना पड़ता है, जान का खतरा भी। तभी तो दौलत मिलती है। वो दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। कहीं कहीं जंगल एकाएक खुला हो जाता तो कहीं गहरा। तुमने शादी कर ली? एकाएक आरा जेटली ने पूछा। शादी? जगमोहन ने उसे देखा। हैरान क्यों हो गए? मैंने तो साधारण सा सवाल पूछा है। सवाल तो साधारण है, लेकिन जवाब बहुत कठिन है। मेरी माँ मुझे शादी नहीं करने देती। जगमोहन ने मुंह बनाया। माँ नहीं करने देती? क्यों? आरा ने अजीब से स्वर में पूछा। अब इस क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है। जगमोहन ने इधर उधर देखते हुए कहा। मैंने कई बार शादी करने की कोशिश की, परंतु माँ हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करके शादी को रुकवा देती है। अजीब बात है, आरा ने कहा। ऐसे में तुम्हें माँ की इजाजत लेने की जरूरत क्या है? तुम खुद ही। मुझे माँ से बहुत प्यार है। समझी? तुमने ये बात क्यों पूछी? सोचा तुम्हारे पास दौलत है, दिखने में भी तुम बढ़िया हो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। लेकिन जो इंसान अपनी माँ की इज्जत करता हो, उसके इशारे पर नाचे, उससे कौन लड़की ब्याह करके खुश रह सकती है? आरा ने मुंह बनाकर कहा। बात तो तुम्हारी ठीक है। जगमोहन के चेहरे पर सामान्य भाव थे। लेकिन अब मेरे विचार बदलने लगे हैं। कैसे? मैंने तय कर लिया है कि माँ की परवाह ना करके मैं शादी करूंगा। सच? शादी करोगे मुझसे? तुमसे नहीं। मैं तो यूं ही शादी करने की बात। मुझसे क्यों नहीं? आरा ने उसे घूरा। मैं क्या बुरी हूं? जगमोहन ने होंठ सिकोड़कर उसे सिर से पांव तक देखा। लगती तो ठीक ही हो। मैं बहुत ठीक हूं, पूरी ठीक हूं। तुमने अभी देखा ही क्या है? जगमोहन ने गहरी सांस ली। औरतों में यही बुराई होती है कि मर्द के सामने खुद को सबसे खूबसूरत समझने, कहने, बताने लगती हैं। आरा जेटली ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही कि तभी जिस पेड़ के नीचे से निकल रहे थे, उसके ऊपर से कोई आरा पर गिरा। आरा के होंठों से दबी दबी चीख निकली। वो नीचे लुढ़कती चली गई। जगमोहन चौंका। उसी पल जगमोहन के भी कोई ऊपर आ गिरा। आरा फौरन पलटकर सीधी हुई तो दिल धड़क उठा। सामने 6 फुट ऊंचा लंबा जंगली खड़ा था। शरीर पर रंग बिरंगे रंगों की रेखाएं खींची थी। सिर के बाल गूंथ कर जूड़ा सा बना रखा था। दाढ़ी बड़ी हुई थी, कमर के गिर्द मैला सा कपड़ा लपेट रखा था। उसके ऊपर के दांत होंठों से कुछ बाहर निकले हुए थे। बहुत क्रूप सा लग रहा था वो। उसने हाथ में खुद का बनाया लोहे का छुरा पकड़ रखा था, जो कि 12 इंच लंबा था। वो वहशी निगाहों से आरा जेटली को देखे जा रहा था। चेहरे पर भयानक भाव नजर आ रहे थे। अचानक ही वो छुरे को लहराता हुआ उस पर झपटा। आरा ने फुर्ती से करवट ली, परंतु पीठ पर बैग बंधा होने की वजह से वो तेजी से करवट नहीं ले पाई। जंगली का छुरा उसके पीठ पर बंधे बैग पर लगा। वो बच गई। इसके साथ ही आरा ने अपने जूते की ठोकर पास खड़े जंगली के घुटने पर मारी।
जंगली चीख के साथ घुटना थामता पीछे को जा गिरा। आरा ने फुर्ती से पीठ पर बड़ा बड़ा बैग निकाला और उछलकर खड़ी हो गई। तब तक वो जंगली व्यक्ति भी खड़ा हो गया था। दोनों खूंखार निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। एकाएक जंगली ने खतरनाक ढंग से मुंह फाड़ा और पुनः हाथ में दबा छुरा लहराता आरा की तरफ बढ़ने लगा। वो सतर्क थी। जंगली पर नजरें टिकाए वो जरा जरा पीछे हटने लगी। इतने में उसे महसूस हो गया कि जगमोहन भी एक जंगली से भिड़ा हुआ है। इसके अलावा तीसरा जंगली व्यक्ति लंबे से डंडे पर आगे चाकू बांधे एक तरफ खड़ा उन्हें देख रहा था। यानी कि वो कुल 3 थे। वो जंगली चाकू के साथ आरा पर झपटा। आरा ठिठकी। सामने पर आ गिरते जंगली की चाकू वाली कलाई थामी और फुर्ती से झुकते उसकी पिंडली थामी और ऊपर को उठाते हुए जोरों से झटका देते हुए छोड़ दिया। वो पास ही जमीन पर गिरा। उसके होंठों से चीख निकली। चाकू उसके हाथ से छूट गया। आरा जेटली झपटी और नीचे पड़ा चाकू उठाकर उसे पास पड़े जंगली की गर्दन से लगा दिया। जंगली की आंखों में डर चमका। बोल, क्या चाहता है? तेरी जान लूंगा, जंगली टूटे फूटे शब्दों में कह उठा। मार दूंगा तुझे। क्यों? हमें अपने सरदार का यही हुक्म है कि बाहरी व्यक्ति को देखते ही मार दो। तुम्हें भी मार दूंगा, वो चीखने वाले स्वर में बोला। आरा खतरनाक नजरों से कुछ पल उसे देखती रही। इस वक्त मैं तुम्हें मार सकती हूं, लेकिन तुम बचोगी नहीं। हमारी बस्ती वाले तेरे को मार देंगे। लेकिन मैं झगड़ा नहीं करना चाहती। तुम बचोगी नहीं। दांत भींच कर आरा जेटली ने गर्दन पर रखे छुरे की नोक का दबाव तीव्र झटके के साथ बढ़ा दिया। छुरे की नोक उसकी गर्दन के मांस में रास्ता बनाती भीतर प्रवेश कर गई। वो जोरों से तड़पा। छुरा पूरा का पूरा उसकी गर्दन में जा धंसा। उसकी आंखें फैल गई। जमीन पर पड़ा वो तड़पने लगा। आरा जेटली चेहरे पर खतरनाक भाव समेटे सीधी खड़ी हुई। उसकी निगाह हर तरफ घूमी। जगमोहन बेहद सेहतमंद जंगली से भिड़ा हुआ था। तीसरा जंगली बरछे जैसी लाठी थामे खड़ा गुस्से से उसे देख रहा था। उसके हाव भाव से लग रहा था जैसे वो आरा को खत्म करने की तैयारी कर रहा हो। आरा फौरन नीचे झुकी और उस तड़पते जंगली व्यक्ति के गले से छुरा निकाल लिया। छुरे के आगे 4 इंच का हिस्सा खून में डूबा हुआ था। उसने तीसरे जंगली को देखा। मुकाबला करेगा मेरा? आरा ने दांत भींचकर गुर्राया। उसने भाले रूपी डंडा सीधा कर लिया। तू भी इसकी तरह मर जाएगा, आरा जेटली ने पहले जैसे स्वर में कहा। मैं तेरे को मारूंगा, वो चीखने जैसे स्वर में बोला। तू मेरे को नहीं मार सकता। मैं झगड़ा नहीं करना चाहती। वो भाला थामे 2 कदम आगे बढ़ा। तभी जगमोहन की तेज चीख गूंजी। आरा और जंगली की निगाह जगमोहन की तरफ गई। जगमोहन का शरीर हवा में लहराते 10 फीट पेड़ के मोटे तने से टकराया और तेजी से जमीन की तरफ वापस बढ़ा। ये देख आरा ने दांत भींच लिए। जगमोहन का शरीर बोरे की तरह नीचे गिरा। चीख निकली उसके होंठों से। उसके शरीर पर से कई जगह खून चमक रहा था। उसने गिरते ही उठने की चेष्टा की, परंतु होठों से कराह निकल गई। वो उठ ना सका। उसका मुकाबला करने वाला जंगली खतरनाक ढंग से उसकी तरफ बढ़ा। वो तुम्हें खत्म करने आ रहा है, आरा चीख पड़ी। नीचे पड़े पड़े जगमोहन ने गर्दन उठाकर अपनी तरफ बढ़ते जंगली को देखा। रुक जाओ, आरा ने फुर्ती से कपड़ों में हाथ डाला और रिवॉल्वर निकालकर उसकी तरफ कर दिया। रिवॉल्वर को देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ी। वो ठिठका। स्पष्ट था कि रिवॉल्वर जैसी चीज के असर से वो अच्छी तरह वाकिफ था। जब जंगली पेड़ से जगमोहन पर गिरा तो जगमोहन जमीन पर हल्की सी चीख के साथ लुढ़कता चला गया था। जंगली भी गिरा था। दोनों फौरन संभले और खड़े हो गए थे। एक दूसरे को खूंखार नजरों से देखने लगे थे। उसी पल जंगली ने किसी चीते की तरह जगमोहन पर छलांग लगा दी। जगमोहन को आशा नहीं थी कि वह पुनः जल्दी से उस पर छलांग लगा देगा। इसी असावधानी की वजह से वह धोखा खा गया। दोनों टकराए और नीचे जा गिरे। जंगली जगमोहन पर जा बिछा। उसका भारी हाथ जगमोहन की गर्दन पर टिका और दबाव बढ़ाने लगा। जगमोहन ने गर्दन से उसकी हथेली हटानी चाहिए, परंतु कामयाब ना हो सका। पंजे का दबाव गर्दन पर बढ़ता जा रहा था। जगमोहन का चेहरा सांस ना ले पाने की वजह से सुर्ख होने लगा।
उसने पुनः अपनी गर्दन को आजाद करवाने की चेष्टा की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कोई और रास्ता न देखकर जगमोहन ने उसके सिर के लंबे बालों को दोनों हाथों से पकड़ा और जोरों से खींचने झंझोड़ने लगा। जंगली चीख पड़ा पीड़ा से, छटपटाया। इसी वजह से उसका मोटा भारी हाथ गर्दन पर से ढीला पड़ा तो जगमोहन ने बाल छोड़कर उसकी छाती पर दोनों हाथ रखकर जोरों से धक्का दिया। ये सब करने से सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि उसके पेट से लुढ़ककर वो जमीन पर जा गिरा। जगमोहन ने उसे फिर अपने पर सवार होने का मौका नहीं दिया और उछलकर खड़ा होते हुए उसके पेट पर जोरों से ठोकर मारी। वो तड़प उठा। उसने जगमोहन की टांग पकड़नी चाही कि जगमोहन फुर्ती से पीछे हटा। इतना मौका बहुत था। जंगली फौरन उठकर खड़ा हो गया। अब वो पहले से ज्यादा खूंखार नजर आने लगा था। जगमोहन भी इस वक्त कम खतरनाक नहीं दिख रहा था। उसने शिकारी चीते की भांति नजरें जंगली पर टिका दी। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को खा जाना चाहते थे। यूं तो जगमोहन के पास इस वक्त रिवॉल्वर थी, परंतु रिवॉल्वर का इस्तेमाल करना घातक हो सकता था। गोली की आवाज अन्य जंगलियों को सावधान कर सकती थी, अगर वे भी इन्हीं की तरह जंगल में कहीं थे। ऐसे में उन्होंने यहां आ जाना था और फिर सबका मुकाबला करना आसान नहीं था। उनके पास ज्यादा हथियार भी हो सकते थे। जगमोहन ने सामने खड़े जंगली को ध्यान से देखा। वो 5.5 फुट का भारी भरकम शरीर का मालिक था, स्वस्थ और फुर्तीला। उसके शरीर को देखकर ही उसके शक्तिशाली होने का एहसास हो रहा था। बड़ा हुआ पेट, माथे पर पीला सा तिलक लगा रखा था। इस वक्त उसके सिर के बाल बिखरे हुए थे। कमर के गिर्द पुराना कपड़ा लपेट रखा था। आंखें लाल सी थी। इस वक्त गुस्से में होने की वजह से उसकी आंखें जैसे डर सा पैदा कर रही थी। मैं तेरे को मार दूंगा, वो गुर्रा कर टूटे फूटे शब्दों में कह उठा। क्यों? तू हमारी बस्ती की तरफ वाले जंगल में आया। इधर जो आता है हम उसे मार देते हैं। क्यों मारते हो? जगमोहन भिंचे स्वर में बोला। इधर तो हम घूम रहे हैं, तुम लोगों को कुछ नहीं कह रहे? हमारे सरदार को पसंद नहीं कि बाहरी लोग इधर आए। तुम्हारा सरदार पागल है। खबरदार जो सरदार को कुछ कहा। जगमोहन उसे कुछ पल देखता रहा, फिर बोला, हम वापस चले जाते हैं, तुम हमें मत मारो। अब तुम दोनों नहीं बच सकते। तो हमें मार कर ही रहोगे? वो गुर्रा कर जगमोहन पर झपटा। जगमोहन उसी पल झुका और सिर जोरों से उसके पेट पर मारा। वो पेट पकड़ता चीखता कई कदम पीछे होता चला गया। तभी जगमोहन उछला और जोरदार ठोकर उसकी छाती पर मारी तो वो जमीन पर गिरता लुढ़कता चला गया। फिर अपने शरीर को संभाल कर उठ खड़ा हुआ और जगमोहन को देखा। उसके सिर के बाल झूलते हुए चेहरे के आगे आते जंगली को और भी भयानक बना रहे थे। गिरने की वजह से उसके होठों के कोनों से खून निकलकर ठोडी को सुर्ख करने लगा। अब वो मौत भरी नजरों से जगमोहन को देख रहा था। एकाएक वो अपनी जगह से हिला और मजबूती से पांव जमीन पर रखते जगमोहन की तरफ बढ़ने लगा। जगमोहन ने होंठ भींच लिए। वो समझ गया कि अब कुछ होने वाला है। अभी वो 4 कदम दूर था कि तीर की तरह भागा और पास पहुंचते ही दोनों हाथ फैलाकर जगमोहन को उठाकर अपने सिर से ऊपर किया और जोरों से उछाल दिया। जगमोहन पेड़ के तने से टकराया और नीचे आ गिरा। यही वो वक्त था जब आरा जेटली ने चीख कर जगमोहन को सावधान किया था कि वह जंगली उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। परंतु जगमोहन चाहकर भी जल्दी से उठ ना सका तो आरा ने रिवॉल्वर निकालकर जंगली की तरफ की तो वो रिवॉल्वर देखकर ठिठक गया था। पीछे हट जाओ। आरा जेटली रिवॉल्वर हटाकर कठोर स्वर में कह उठी। वो वहीं खड़ा आरा को देखता रहा। फिर उसकी निगाह आरा द्वारा मारे गए जंगली व्यक्ति पर पड़ी तो उसका चेहरा बेहद खतरनाक हो उठा। वो दांत किटकिटाकर कह उठा, तूने हमारे साथी को मार दिया? मैं तेरे को भी मार दूंगी, वहीं खड़ा रह। आरा उसी तरह गुर्रा कर बोली। जगमोहन अब तक खुद को संभाल चुका था। शरीर में कई जगह पीड़ा हो रही थी, परंतु वह पीड़ा सहन योग्य थी। उसका हाथ अपनी पिंडली पर पहुंचा और वहां लिपटा चाकू खोलने लगा। आरा जेटली के हाथ में रिवॉल्वर देखकर तीसरा जंगली अपनी जगह पर ठिठका रह गया। जगमोहन का मुकाबला करने वाला जंगली विवशता भरे अंदाज में आरा के हाथ में दबी रिवॉल्वर को देख लेता था। वो रिवॉल्वर के गुणों से अच्छी तरह से वाकिफ था। कुछ वक्त पहले जब वो अपने साथियों के साथ बाहरी व्यक्तियों का मुकाबला कर रहा था तो रिवॉल्वर निकालकर बाहरी लोगों ने उसके 2 साथियों को मार दिया था।
तब से वो इस खतरनाक हथियार से दूर रहना पसंद करते थे। जगमोहन सावधानी से अपनी पिंडली में चिपका चाकू निकालकर हाथ में दबा चुका था। उसकी गर्दन उसकी हरकत का आभास जंगली को ना हुआ। रिवॉल्वर हटा लो, जगमोहन ने आरा से कहा। ये तुम्हें मार देगा, तुम घायल, मैं ठीक हूं। जगमोहन गंभीर था। तो खड़े हो जाओ। आरा की नजर बराबर दोनों जंगलियों पर थी। मैं ऐसे ही ठीक हूं। दोनों की नजरें मिली। जगमोहन ने आंख का इशारा किया। आरा की आंखें सिकुड़ी। वो ठीक से कुछ समझ ही नहीं, परंतु यह महसूस हो गया कि जगमोहन उसे पक्के तौर पर रिवॉल्वर हटा लेने के लिए कह रहा है। आरा ने दोनों जंगलियों पर निगाह मारी, फिर रिवॉल्वर वापस कपड़ों में रख लिया। मैं तेरे को मारूंगा, वो जंगली दांत भींचकर जगमोहन से बोला। ये फिर इस हथियार को निकालेगी और नहीं निकालेगी, जगमोहन बोला। जंगली ने आरा पर निगाह मारी, फिर जगमोहन पर झपट पड़ा। इसी पल का इंतजार था नीचे पड़े जगमोहन को। उस पर झपटता जंगली ज्यों ही जगमोहन पर गिरने लगा, जगमोहन ने चोट वाला हाथ पीछे से निकाला और आगे कर चाकू वाला हाथ पीछे से निकाला और आगे कर दिया। इसके साथ ही खुद जरा सा एक तरफ सरक गया। जंगली सीधा चाकू पर आ गिरा। जगमोहन ने फुर्ती से अपना हाथ पीछे खींच लिया। जंगली के शरीर को हल्का सा झटका लगा और वह जमीन पर जा गिरा। उसकी आंखें फैल गई। कुछ पल वो वैसे ही स्थिर पड़ा रहा, फिर उसका शरीर हिला। पीड़ा भरे कई झटके उसके शरीर को लगे। एकाएक उसका शरीर शांत पड़ता चला गया। आंखें फैली रही। वो आंधा पड़ा पड़ा ही मर गया। जगमोहन फुर्ती से उछलकर खड़ा हुआ। क्या किया है तुमने? आरा का उलझन भरा स्वर उसके कानों में पड़ा। चाकू। जगमोहन औंधे पड़े जंगली के शरीर को सीधा करता कह उठा। पिंडली में चाकू बांध रखा था। ओह। जंगली का शरीर सीधा हुआ तो चाकू के फल के अलावा आधी मूठ भी उसके पेट में धसी पड़ी थी। जगमोहन ने चाकू बाहर निकाला और जंगली की कमर से बंधे कपड़े से चाकू पर लगा खून साफ करके उसे वापस पिंडली पर बांधा। कुछ पल पहले आतंक बना जंगली अब शांत पड़ा था। आरा जेटली की निगाह तीसरे जंगली पर जा टिकी। तीसरे जंगली का चेहरा घबराहट और भय से भर चुका था। उसके दो साथी जो कि कुछ देर पहले जिंदा थे, अब वो मरे पड़े थे और इन दोनों के झगड़े में कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। इनके पास रिवॉल्वर वाला हथियार वो देख चुका था। वो समझ गया कि ये खतरनाक और ताकतवर लोग हैं। जगमोहन ने तीसरे जंगली के चेहरे पर घबराहट देखी तो सख्त स्वर में बोला, अब तू भी इनकी तरह ही मरेगा? मुझे मत मारो, मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने तुम लोगों को मारने की कोशिश नहीं की, वो जल्दी से बोला। तू इनके साथ तो था। मेरी ये गलती छोटी सी है। सरदार की आज्ञा का पालन करते हुए हमें जंगल में पहरेदारी करनी पड़ती है। सरदार का हुक्म कोई नहीं टाल सकता। तीसरा घबराए से स्वर में कह उठा। मुझे भी पसंद नहीं है किसी की जान लेना, लेकिन सरदार के कहने पर हमें ये करना पड़ता है। हम उसके हुक्म के गुलाम हैं। कौन है सरदार? घुग्गी। जगमोहन कुछ कहने लगा कि आरा बोली, यहाँ दो लाशें पड़ी हैं, हमें यहाँ से हट जाना चाहिए। जगमोहन ने सिर हिलाकर जंगली से पूछा, यहाँ तुम जैसे कितने पहरेदार हैं? कई हैं। तुम जानते हो कि वो किधर किधर हैं? हाँ, उसने सिर हिलाया। उनसे बचते हुए अपनी बस्ती तक पहुंच सकते हो? उसने पुनः सहमति में सिर हिलाया। पहले हमें यहां से कुछ देर ले चलो, उसके बाद तुमसे बात करेंगे, फिर आगे की सोचेंगे। ठीक है, वो गंभीर नजर आने लगा। जगमोहन और आरा तीसरे जंगली के साथ उसके पीछे पीछे चल पड़े। नाम क्या है तेरा? मंगलू। 15 मिनट बाद मंगलू ठिठका और पलट कर दोनों को देखते कह उठा, इस तरफ कोई भी पहरेदार नहीं है और यहाँ कोई नहीं आएगा। तेरी बस्ती किस तरफ है? उधर। उसने हाथ उठाकर एक दिशा की तरफ इशारा किया। कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, मैं तुम दोनों को वहां नहीं ले जाऊंगा, मंगलू कह उठा।
तू हमें वहां नहीं ले जाएगा तो हम तेरे को भी मार देंगे, जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। मैं तुम लोगों को वहां तक ले गया तो सरदार मुझे मार देगा। वो तो ये सोचना तेरा काम है कि तू किसके हाथों मरना पसंद करेगा। मंगलू के चेहरे की घबराहट में बढ़ोतरी हो गई। बस्ती में तुम लोगों ने किसी को कैद कर रखा है? वो जिंदा है या? मंगलू सोच भरी नजरों से जगमोहन को देखने लगा। आरा जेटली की सतर्क निगाह जंगल में हर तरफ जा रही थी। हमने तो किसी को कैद नहीं कर रखा। कोई बाहरी इंसान तुम्हारी बस्ती में नहीं है? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। एक है, लेकिन वो हमारा देवता है। देवता? हाँ। सरदार घुग्गी हमेशा कहा करता है कि मनुष्य के रूप में उस दरवाजे में जो उनकी बस्ती में पांव रखेगा वो हमारा देवता होगा। उसे सपने में देवता ने ये बात बताई थी। वो मनुष्य तो उसी दरवाजे से आया था। ज्वाला सिंह नाम है उसका? मंगलू ने हैरानी से जगमोहन को देखा। तुम्हें कैसे पता? उल्लू के पट्टे, वो तुम्हारा देवता नहीं, मेरी पुरानी पहचान वाला आदमी है। वो हमारा देवता ही है, सरदार कहता है, और वो उसी दरवाजे से आया जहां से देवता ने आना। साले, देवता दरवाजे से नहीं आते, आसमान से उतरते हैं। जंगली के जंगली ही रहोगे। मंगलू उलझन भरी नजरों से जगमोहन को देखने लगा। ज्वाला सिंह किस हालत में है? वो तो हमारा देवता है, उसका हाल बुरा हो ही नहीं सकता। मंगलू कह उठा। सब उसके आगे सिर झुकाते हैं। सरदार स्वयं सुबह उसके आगे सिर झुकाकर ही दिनचर्या का आरंभ करता है। बकरे को सूली पर लटका रखा होगा। क्या मतलब? हमें तुम ज्वाला सिंह के पास पहुंचाओगे, उससे मिलना बहुत जरूरी है हमारा। मैं ये काम नहीं कर सकता, मंगलू हड़बड़ा कर कह उठा। जगमोहन ने रिवॉल्वर निकालकर उसकी तरफ कर दी। उसका चेहरा फक पड़ गया। मेरी जान मत लेना, वो दोनों हाथ आगे करके कह उठा। तू हमें अपनी बस्ती में ज्वाला सिंह नाम के देवता के पास ले चलेगा? जगमोहन ने दांत भींच कर कहा। उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी, जगमोहन के हाथ में दबे रिवॉल्वर को देखा। लूं तेरी जान? नहीं, मैं ले चलूंगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं चलेगा। घबराहट में उसकी जान निकली पड़ी थी। अगर पता चल गया तो सरदार मुझे भी मारेगा और तुम दोनों को भी। वो एक ही बार में गला काट देगा। और अभी तो तू कह रहा था कि किसी को पता नहीं चलेगा, और अब नहीं चलेगा। वो दोनों हाथ आगे करके सूखे स्वर में कह उठा। कब चलना है? आरा जेटली ने भिजे स्वर में पूछा। रात को अंधेरा होने पर। इस पर नजर रखना, आरा जेटली पहले वाले स्वर में बोली। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। सरदार मुझ पर पूरा विश्वास करता है, मंगलू जल्दी से कह उठा। तभी तो कह रही हूं कि मुझे तुझ पर विश्वास नहीं। आरा जेटली की आवाज में तीखापन आ गया। देवराज चौहान ने नजर उठाकर ऊपर देखा। दीवार में दो मशालें और फंसी हुई थी। जो जलती मशाल उसके हाथ में थी वो बुझने को जा रही थी। 5 मिनट की मशाल की जिंदगी और बची थी। उसके बाद उसने पुनः अपना ध्यान फर्श पर लगा दिया। वहीं पर वो पांव के घुटनों के बल बैठा जमीन पर लगे टूटे फूटे पत्थरों को ठोक बजाकर देख रहा था। सिर से पांव तक वो पसीने से भीग चुका था। गालों पर बहता पसीना ठोड़ी से होकर कभी कभार बूंद बूंद नीचे गिर जाता था। भजन सिंह को यहां से गए हुए 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे, परंतु देवराज चौहान का ध्यान अपने काम पर था। वो कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा स्विच ढूंढ रहा था जिसके हरकत में आने पर ऐसे दरवाजे दीवार अपनी जगह से सरक कर एक तरफ होते हुए रास्ता दे देते थे। तभी देवराज चौहान का हाथ 6 इंच चौड़े और 1 फीट लंबे ऐसे पत्थर पर पड़ा जो कि उसे हिलता हुआ सा लगा। वो पत्थर रास्ते में न होकर दीवार के साथ फर्श पर सटा हुआ था। देवराज चौहान ने पुनः उस पत्थर को चेक किया। अपनी जगह पर मौजूद वो पत्थर जोरों से हिला।
देवराज चौहान कुछ पल उस पत्थर को देखता रहा, फिर मशाल को दीवार के सहारे खड़ा करके दोनों हाथों से उस पत्थर के टुकड़े को निकालने की चेष्टा करने लगा। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। कोने से पकड़कर पत्थर के उस टुकड़े को ऊपर उठाकर एक तरफ रखा। मशाल की रोशनी में उस पत्थर के नीचे जरा सी जमीन दिखी और एक गड्ढा सा दिखा। देवराज चौहान ने दीवार के साथ खड़ी कर रखी मशाल उठाकर उसके पास किया तो नन्हे से गड्ढे में एक छोटी सी खूंटी दिखी। देवराज चौहान की आंखों में चमक उभरी, होंठों पर मुस्कान आ ठहरी। ऐसी ही किसी चीज की तलाश थी उसे। उसने नन्हे गड्ढे में हाथ डाला और खूंटी से छेड़छाड़ करने लगा। कुछ पलों बाद उसने खूंटी को नीचे की तरफ दबाया तो खट्ट की हल्की सी आवाज हुई। देवराज चौहान ठिठका, दीवार रूपी दरवाजे को देखा। कुछ भी ना हुआ। वो अपना हाथ पुनः गड्ढे में डालने की सोच ही रहा था कि एकाएक पांव के नीचे एक कंपन सा होता महसूस हुआ, जैसे भूकंप आ गया हो। इसके साथ ही दीवार रूपी दरवाजा एक तरफ सरकने लगा। बेहद मध्यम से थी उसके सरकने की रफ्तार। देवराज चौहान आंखें सिकोड़े पत्थर के उस दरवाजे को सरकते देखता रहा। 2 मिनट लगे उसे पूरा सरकने में। मशाल की रोशनी कम हो गई थी। दरवाजे के उस पार उसे कुछ स्पष्ट न दिखा। देवराज चौहान ने उस पत्थर को वापस रखा और दीवार में फंसा रखी नई मशाल उतारकर उसने बुझती मशाल से नई मशाल को जलाया तो दरवाजे से रास्ता बनी जगह पर सीढ़ियां देखी जो कि नीचे की तरफ को जा रही थी। मशाल थामे देवराज चौहान आगे बढ़ा और पहली सीढ़ी पर पांव रखा। रोशनी में नीचे जाती सीढ़ियां स्पष्ट चमक रही थी। दूसरी, फिर तीसरी सीढ़ी तय की कि एकाएक सीढ़ियों में कंपन सा उतरा। एकाएक सीढ़ियों में कंपन उभरा। देवराज चौहान ने फौरन पीछे पलटकर देखा। पत्थर रूपी वो दरवाजा धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर आना शुरू हो गया था। देवराज चौहान मशाल थामे चेहरे पर गंभीरता समेटे तब तक दरवाजे को देखता रहा जब तक कि वो पहले की तरह बंद न हो गया। फर्क सिर्फ यह था कि पहले वो दरवाजे के उस पार था, जहां से बाहर निकलने का रास्ता वो जानता था। अब वो दरवाजे के इस पार था और नहीं मालूम था कि रास्ता किधर को जाता है, आगे क्या होगा। सीढ़ियां खत्म होते ही देवराज चौहान ने पांव धूल से भरे फर्श पर रखे। अंधेरे से भरे इस वातावरण में मशाल की रोशनी बहुत सहायक सिद्ध हो रही थी। आगे का हाल देखते ही देवराज चौहान के माथे पर बल नजर आने लगे। उसने सिगरेट निकालकर मशाल की आग से सुलगाया और कश लेता हर तरफ देखने लगा। सामने 3 सुरंग जैसे रास्ते थे जिनमें से कि सामान्य इंसान सीधा चल सकता था। एक रास्ता सीधा जा रहा था, दूसरा दाएं, तीसरा बाएं। देवराज चौहान की निगाह बार बार तीनों रास्तों पर जा रही थी। वो जानता था कि उसे एक ही रास्ते पर आगे बढ़ना है, लेकिन ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये तीनों रास्ते कहाँ जाते हैं और उसे किस रास्ते पर आगे जाना चाहिए। ज्वाला सिंह भी इन्हीं तीनों में से किसी एक रास्ते पर आगे गया था। यहीं कहीं उसने एक खजाना रखा है। शेर सिंह की और भजन सिंह की बातों से तो उसे स्पष्ट हो गया था कि ज्वाला सिंह आखिरी बार इसी रास्ते पर गया था और उसके बाद किसी ने उसे बाहर निकलते नहीं देखा। उसके बाद ज्वाला सिंह को जंगलियों की बस्ती में कैद रखा गया। वो लोग कहते हैं कि ज्वाला सिंह बाहर निकला तो जंगलियों में फंस गया, लेकिन उनकी बातें सुनकर देवराज चौहान को महसूस हो गया था कि जैसे ज्वाला सिंह बाहर नहीं निकला यहां से, इसी किसी रास्ते पर आगे बढ़कर वो ही जंगलियों की बस्ती में पहुंच गया था। साथ ही ये सवाल भी देवराज चौहान के मस्तिष्क में बार बार उठ रहा था कि वो जंगली लोग सबकी हत्याएं कर रहे हैं, ऐसे में ज्वाला सिंह को क्यों नहीं मारा। देवराज चौहान के पास इस बात का जवाब नहीं था। कुछ देर बाद देवराज चौहान की निगाह नीचे धूल भरे रास्ते पर जा टिकी। बाहर की अपेक्षा यहां का फर्श बेहतर था। धूल की परत भी पतली थी। मशाल की रोशनी में उन तीन रास्तों का जर्रा जर्रा साफ नजर आ रहा था। फर्श पर पक्के पत्थर लगाए हुए थे। कहीं कहीं पर से वो पत्थर टूटे हुए, उखड़े हुए या गायब थे। देवराज चौहान की निगाह बाईं तरफ वाले रास्ते पर जा टिकी। ये रास्ता अन्य रास्तों की अपेक्षा साफ था, कम धूल वाला था और उस पर जूतों के मध्यम से निशान मिट्टी पर पड़े नजर आ रहे थे। जबकि दाईं तरफ वाले और सीधा जाने वाले रास्तों पर भी
मध्यम से जूतों के निशान थे, परंतु वो निशान आगे नहीं जा रहे थे। यानी कि कोई उस पर खड़ा तो हुआ लेकिन आगे न गया। बाईं तरफ वाला रास्ता बराबर इस्तेमाल हुआ लग रहा था। मतलब कि ज्वाला सिंह इसी रास्ते पर गया। अपने आदमियों की सहायता से उसने खजाना इसी तरफ ही कहीं रखा। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट नीचे फेंकी और जूते से मसलकर मशाल एक हाथ में संभाले बाईं तरफ वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उस रास्ते की छत 7.5 फुट ऊंची थी। मशाल थामे आसानी से उस पर आगे बढ़ा जा रहा था। रास्ते की चौड़ाई 4.5 फुट के करीब थी। वो सुरंग जैसा रास्ता था। देवराज चौहान को अच्छी तरह मालूम था कि इस वक्त उसकी स्थिति चूहेदान में फंसे चूहे जैसी है। जिस रास्ते से वो भीतर आया था वो तो बंद हो चुका है। उसे खोजने के लिए दरवाजे के पास भीतर की तरफ कहीं पर गुप्त रूप से मौजूद खूंटी की तलाश करनी पड़ती। वो तलाश पूरी भी हो सकती थी और नहीं भी। खूंटी न मिलने पर वो इस चूहेदान में फंसा रह सकता था, मर सकता था। जिस रास्ते पर वो आगे बढ़ रहा था वहां जाने क्या था। बाहर निकलने का रास्ता मिलना था या नहीं। वो ज्वाला सिंह और उसके रखे खजाने के बारे में सोच रहा था। वो सब मात्र उसकी कल्पना थी। सोचों पर यकीन की मुहर नहीं थी। एकाएक देवराज चौहान को मालूम हुआ कि जिस रास्ते पर वो आगे बढ़ रहा है वो रास्ता पहले की अपेक्षा कुछ चौड़ा हो गया है। उसके चलने की गति तेज हो गई। 10 मिनट बाद वो रास्ता खत्म हुआ और एक खुली जगह में जा पहुंचा। 200 फुट गोलाई में थी वो जगह। साफ सफाई से वो जगह चमक रही थी। उस जगह की छत करीब 50 फुट ऊंची थी। लाल पत्थर की ही दीवारें थी। सजावट के तौर पर दीवारों में खूबसूरत खाने बनाए गए थे जो कि वक्त की मार से टूट गए थे। 2 रास्ते उस जगह के पार जाते नजर आ रहे थे। वहां पर पत्थरों के बेंच और वैसी कुर्सियां बनी हुई थी। पत्थर की 2 शेरों की मूर्तियां एक तरफ मुंह खोले खड़ी थी। उस जगह के बीचों बीच चौकोर नक्काशी जैसे डिजाइन वाले 4 खंबे खड़े थे। इन सब चीजों को देखकर महसूस किया जा सकता था कि जब वो जगह जीवंत होगी तो कैसी शानदार रही होगी। चुप्पी और सुनसानी थी वहां। इस वक्त चौंकाने वाली बात तो वहां पर यह थी कि उस जगह को रोशन करने के लिए 3 मशालें वहां जल रही थी। यानी कि वहां कोई था या फिर आता जाता रहता होगा। मशाल थामे देवराज चौहान की निगाह हर तरफ जा रही थी। तभी देवराज चौहान की नजर 5 फुट लंबे बेंच पर जा टिकी। वहां कोई लेटा हुआ था। देवराज चौहान दबे पांव उसकी तरफ बढ़ने लगा। बेंच पर लेटा व्यक्ति नींद में था। पास पहुंचकर देवराज चौहान उसे मशाल की रोशनी में स्पष्ट देखने लगा। लेटे व्यक्ति के बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कमर के गिर्द कपड़ा बंधा हुआ था। नींद में सांस लेने की वजह से उसका पेट साफ तौर पर उठता बैठता लग रहा था। वो जंगली बस्ती का व्यक्ति था। देवराज चौहान आंखें सिकोड़े कई पल तक उसे देखता रहा। वो इस बात को तुरंत समझ गया कि ये उसी जंगली बस्ती का रहने वाला है जहां ज्वाला सिंह कैद था। लेकिन ये यहां क्या कर रहा है? यहां आया कैसे? इसकी मौजूदगी से कई सवाल देवराज चौहान के सामने उठ खड़े हुए। तो क्या उसकी सोचें सही थी कि ज्वाला सिंह किले के खंडरों के नीचे बने रास्ते से ही जंगलियों की बस्ती में पहुंचा था? देवराज चौहान वहां से हटा और आगे बढ़ते हुए आसपास की जगह देखने लगा। वो उन 2 रास्तों पर पहुंचा जो कि उसे यहां पहुंचाते ही नजर आए थे, जो कि उसे यहां पहुंचते ही नजर आए थे। एक रास्ते में गया तो वो कमरा था। वहां पांव रखते ही देवराज चौहान ठगा सा रह गया। मशाल की रोशनी में कमरे में सोना और हीरे जवाहरातों का ढेर लगा हुआ था। मशाल की रोशनी में वो जगमगा रहे थे। देवराज चौहान की निगाह उस चमकते ढेर पर लगी रही। वो इतने ज्यादा थे कि 2 ट्रकों में भरकर आ जाएं। यही वो खजाना था जिसे ज्वाला सिंह ने समंदर से निकाल कर यहां रखा हुआ था। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता देवराज चौहान चेहरे पर गंभीरता समेटे पलटा, कमरे से बाहर निकला। टक। तभी कोई चीज तेज आवाज के साथ उसकी मशाल से टकराई। देवराज चौहान चौंका। उसकी निगाह उसी पल नीचे गई तो तीर गिरा पाया। देवराज चौहान ने सामने देखा तो उसके होंठ भिज गए।
20 कदमों के फासले पर बेंच पर सोया जंगली हाथ में तीर कमान लिए खड़ा था, उसे घूर रहा था। कई पल उस खतरनाक चुप्पी में निकल गए। एकाएक जंगली कमान पर पुनः तीर चढ़ाता गुर्राया, मैं तुम्हें मार दूंगा। क्यों? देवराज चांद की निगाह एकटक उस पर थी। सरदार ने कहा है कि जो भी बाहरी व्यक्ति यहां पहुंचे उसे खत्म कर दो। उसने कमान पर तीर चढ़ा लिया। ज्वाला सिंह को तुमने क्यों नहीं मारा? वो हमारा देवता है। देवता? उसने कमान पर तीर चढ़ाए सिर हिला दिया। उस कमरे में सोना और हीरे जवाहरात ज्वाला सिंह ने रखे हैं? देवराज चौहान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या है, लेकिन वो सब कुछ ज्वाला सिंह ने ही रखा है। तुम्हें कैसे पता? ज्वाला सिंह ने बताया था। तुम इसका नाम कैसे पता है? उसी ने बताया था कि वो ज्वाला सिंह है। तुम लोगों ने उसे देवता कैसे मान लिया? देवराज चांद सबसे पहले असल मामले से वाकिफ होना चाहता था। सरदार घुग्गी हमेशा कहता रहता था कि एक दिन वहां रास्ता बनेगा और उनकी बस्ती का देवता बाहर निकलेगा। कौन सा रास्ता? यहां का एक रास्ता जंगल में हमारी बस्ती में निकलता है। तो ज्वाला सिंह वहां से बाहर निकला? हाँ, तब हमारी बस्ती का उत्सव चल रहा था। सरदार घुग्गी भी वहीं बैठा नृत्य देख रहा था कि ज्वाला सिंह उस रास्ते से बाहर निकला। जब वो रास्ता खुला तो जमीन कांप उठी। सरदार घुग्गी ने बताया कि देवता आएगा तो जमीन अवश्य कांपेगी। घुग्गी ज्वाला सिंह के चरणों में गिर गया था। तभी देवता के आगे तो सभी सिर झुकाते हैं। देवराज चौहान उस जंगली को देखता रहा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अब ज्वाला सिंह कहाँ है? उसे सरदार घुग्गी ने बहुत इज्जत दी है। बहुत बड़ा झोपड़ा उसे रहने को दिया है। पूरे 8 सेवक उसे दिए हैं, जो कि हर वक्त उसकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। उसे व्यस्त रखते हैं कि उसका मन न उखड़े। उसे नहलाते हैं। नहलाते हैं? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, 8 सेवकों में 3 सेविकाएं हैं, कबीले की कम उम्र की युवतियां। वो बोला, जो हमेशा के लिए उसकी हैं। उनके साथ वो बच्चे पैदा करे, प्यार करे, टांगे दबवाए, खाना बनवाए। ज्वाला सिंह क्या अपने को कबीले का देवता मानता है? नहीं, वो तो बस्ती से जाने को कहता है। 2 बार भागने की चेष्टा भी की। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ गए। वो उसे देखता रहा। मैं तुम्हें मार दूंगा, जंगली एकाएक गुस्से से कह उठा। मुझे मत मारो, सरदार घुग्गी ने कहा। सरदार घुग्गी को पता नहीं मैं कौन हूं, वरना वो मुझे मारने को न कहता। देवराज चौहान मुस्कुराया। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा देवता हूं। झूठ बोलते हो तुम, जंगली तेज स्वर में कह उठा। तुम हमारे देवता नहीं हो सकते। मैं ही तुम बस्ती वालों का देवता, वो ज्वाला सिंह है। सरदार घुग्गी यही कहता है। सरदार घुग्गी को मेरे बारे में पता नहीं है, वरना वो मुझे ही देवता कहता। देवराज चौहान ने कहा। खुद ही सोचो, अगर ज्वाला सिंह तुम्हारा देवता होता तो बस्ती से भागने की कोशिश क्यों करता? वो देवराज चौहान को देखने लगा। क्या उसने कभी कहा है कि वो तुम्हारा देवता है? नहीं, वो तो मना ही करता है। वो कह ही नहीं सकता कि वो तुम्हारा देवता है, क्योंकि वो देवता है ही नहीं। ज्वाला सिंह को तो मैंने तुम लोगों की बस्ती में भेजा था कि मेरे आगमन की खबर सरदार घुग्गी को दे सके कि मैं आ रहा हूं, और घुग्गी ने उसे देवता मान लिया। वो जंगली उलझन में फंसा खड़ा रहा। मुझे कैसे पता चले कि तुम सच कह रहे हो? मुझे घुग्गी के पास ले चलो, मैं उससे बात करूंगा। मुझे तो तुम झूठे लगते हो। इस बात का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? घुग्गी इस बात का फैसला करेगा।
एकाएक उसके हाथ में पकड़ा तीर कमान नीचे हो गया। चल, जंगली बोला। कहाँ? सरदार के पास, वही तेरे से बात करेगा। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। वो सामने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान उसके पीछे था। पहले वाला देवता तो खुद को ज्वाला सिंह कहता था। तुम अपने आप को क्या कहते हो? चलते चलते वो बोला। देवराज चौहान। दोनों उस रास्ते में प्रवेश कर गए। ये रास्ता पहले रास्ते की अपेक्षा खुला और साफ सुथरा था। ये तुम पकड़ो। देवराज चौहान अपने हाथ की मशाल उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला। उसने देवराज चौहान से मशाल ले ली। तुम्हारा नाम क्या है? छोटू। ये नाम है? अपने परिवार में सबसे छोटा हूं, सब छोटू ही कहते हैं। छोटू आगे चल रहा था। देवराज चौहान ने उससे 2 कदम पीछे चलते हुए सिगरेट सुलगाई। छोटू ने पलटकर सिगरेट को देखा। ज्वाला सिंह ये नहीं करता। ये क्या है? सिगरेट। वो झूठा देवता है। असली देवता सिगरेट अवश्य पिएगा। मैंने बहुत लोगों को ये करते देखा है, उसने शक भरे स्वर में कहा। तो क्या वो देवता हो गए? कहां देखा है तुमने? देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। कई बाहरी लोग कभी कभार हमारी बस्ती की तरफ आने की चेष्टा करते हैं। वो ये धुआं निकालते हैं। हमने उनमें से बहुतों को मार दिया। छोटू चलते चलते तीर कमान वाला हाथ हिलाकर बोला। दूसरों की जान लेना गलत काम है। सरदार जो हमें कहता है हम वही करते हैं। सरदार गलत कहता है तुम्हें। सरदार को कुछ मत कहना, वो तीखे स्वर में बोला। मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूं, देवराज चांद शांत स्वर में बोला, क्योंकि मैं तुम सबका देवता हूं। अभी इस बात का फैसला नहीं हुआ कि तुम देवता हो। देवराज चौहान कश लेकर रह गया। तुम लोग खाते क्या हो? फल, सब्जी, रोटी, वही खाते हैं जो बाहरी लोग खाते हैं। जंगल में जानवरों को भी मारकर खा लेते हैं। ये सब चीजें आती कहां से हैं? खेत हैं, बस्ती के पास ही सब कुछ उगाते हैं। पानी का इंतजाम कहां से करते हो? हमारी बस्ती के उस तरफ नदी बहती है। हमें कभी भी पानी की कमी नहीं हुई। कितनी पुरानी है तुम्हारी बस्ती? मुझे क्या पता। मेरी माँ बताती है कि मेरे बाप का बाप कभी इस बस्ती का सरदार था। कहने के साथ ही चलते 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 उसने पूछा। तुम देवता हो तो तुम्हें ये सब बातें पता होनी चाहिए। मुझे सब मालूम है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मैं तो ये देख रहा था कि तुम्हें कुछ मालूम है या नहीं। मुझे सब कुछ पता है, वो फौरन गर्दन हिलाकर कह उठा। मशाल की रोशनी में वो रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। कितनी देर का रास्ता है? यहां सूरज तो नजर नहीं आ रहा कि बता सकूं। सूरज आसमान में वहां तक पहुंचेगा तो हम बस्ती पहुंच जाएंगे। यूं समझ लो कि जितनी देर हमें मिले हुई है उतना 2 बार मिल लें तो तब हम बस्ती में पहुंच जाएंगे, छोटू बोला। देवराज चौहान समझ गया कि करीब 1 घंटा लगेगा उन्हें बस्ती पहुंचने में, और वहां कैसे भी भयानक हालात सामने आ सकते थे। छोटू को तो बातों से बेवकूफ बना दिया, लेकिन वहां संभल कर बात करनी होगी। ज्वाला सिंह को भी वहां से निकालने और खुद भी उसके साथ निकलने में खतरों से भरी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगला दृश्य। घंटे से ऊपर का वक्त हो गया था जब छोटू ठिठका। आगे का रास्ता बंद था। दीवार आ गई थी सामने। देवराज चौहान समझ गया कि यहां कहीं खूंटी होगी। उसे छेड़ने पर ही दीवार रूपी सामने से दरवाजा हटेगा। इस दीवार के पास हमारी बस्ती है, छोटू झुकता हुआ बोला। अभी दीवार को हटाता हूं। देवराज चौहान उसकी हरकत को देख रहा था। छोटू ने चौकोर पत्थर का टुकड़ा फर्श से हटाया और नीचे पैदा हुए खाली जगह में हाथ डालकर
भीतर लगी खूंटी खींची। मध्यम सी आवाज देवराज चौहान ने भी सुनी। इसके साथ ही वहां मामूली सा कंपन उभरा और वो दीवार धीरे धीरे एक तरफ सरकने लगी। छोटू ने फर्श का पत्थर वापस अपनी जगह पर टिका दिया था। सरकते दरवाजे के पार से कुछ आवाजें देवराज चौहान के कानों में पड़ी। बस्ती के लोग हैं उधर, उन्होंने रास्ता खुलता देख लिया है, वो खुश हो रहे हैं। छोटू मुस्कुराकर बोला। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला, खामोशी से खड़ा रहा। 2 मिनट का वक्त लगा। दीवार रूपी दरवाजा सरक कर बगल के हिस्से में चला गया था। देवराज चौहान के सामने 10-15 जंगली लोग दिखे। उनमें कुछ औरतें और बच्चे भी थे। उनकी नजर जब देवराज चौहान पर पड़ी तो खुशी से चिल्लाना छोड़कर वो ठिठक गए। उनकी आंखों में हैरानी भरा सवाल स्पष्ट नजर आने लगा। साथ ही उनकी आंखों में भय से भरे भाव भी आ गए थे। आओ, कहने के साथ ही छोटू आगे बढ़ा और खुले में जा पहुंचा। देवराज चौहान भी बाहर निकला। वहां खड़े लोग अभी भी देवराज चौहान को वहां पाकर हैरान परेशान थे। मार दूंगा इसे। तभी दूर से एक आदमी तलवार जैसा चाकू थामे देवराज चौहान की तरफ भागता हुआ चीखा। सबने उस तरफ देखा। देवराज चौहान फौरन सतर्क हुआ। छोटू फौरन आगे आया और अभी पकड़ रखी मशाल हिलाकर बोला, वहीं रुक साधा। नहीं, मैंने कहा रुक जा, ये भी देवता है, छोटू बोला। पास पहुंचकर साधा ठिठका। देवता? वो अजीब से स्वर में बोला। हाँ, झूठ बोलता है तू, देवता तो उधर, लेकिन ये कहता है कि ये देवता है। छोटू ने देवराज चौहान पर निगाह मारी। यह भी उसी रास्ते से बस्ती में आ रहा था, मैं मिल गया। ये कहता है कि ज्वाला सिंह नाम के देवता को तो इसने अपने आगमन की सूचना देने के लिए भेजा था। मुझे इस पर विश्वास नहीं, इसका फैसला सरदार करेगा। वहां खड़े अन्य जंगली तुरंत वहां से हटने लगे। बात फैलने लगी कि वहां नया देवता आ पहुंचा है। साधा नाम का वो जंगली अभी भी अनिश्चित सा खड़ा देवराज चौहान को देख रहा था। साधा, तू इसे ले जाकर खाली झोपड़े में बिठा, मैं सरदार से बात करता हूं। साधा ने सिर हिलाया तो छोटू वहां से चला गया। देवराज चौहान असंख्य जंगलियों की नजरों को अपने पर पा रहा था। वो उसे देख रहे थे, परंतु कोई भी उसकी तरफ बढ़ नहीं रहा था। उसने साधा को देखा। चल, साधा कठोर स्वर में बोला। देवराज चौहान उसके साथ चल पड़ा। वो देवराज चौहान को पास ही के झोपड़े में ले गया। नीचे सूखी घास का बिछौना और लकड़ियों को ठोक कर 2 कुर्सियों जैसे ढांचे बना रखे थे। कौन हो तुम? साधा ने गंभीर स्वर में बोला। देवराज चौहान। यहां क्यों आए हो? मैं तुम लोगों का देवता। बकवास मत करो, साधा कड़वे स्वर में कह उठा। तुम क्या कोई भी देवता नहीं है, यहां क्यों आए हो? साधा का लहजा जंगली न होकर सामान्य लोगों जैसा था। देवराज चौहान ने उसे गहरी निगाहों से देखा। तुम जंगली हो? हाँ, लेकिन तुम लोगों का शहर मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा हुआ है, वो बोला। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ गए। शहर देखा है तुमने? बहुत बार। सरदार के लिए अंग्रेजी दारू, खाने पीने का खास सामान और कपड़े लाता हूँ। कभी कभी तो सरदार घुग्गी भी मेरे साथ शहर जाता है, बहुत मजे आते हैं वहां। खर्चने के लिए पैसा कहाँ से आता है तुम्हारे पास? मुझे क्या पता, सरदार ही इंतजाम करता है। लेकिन तुम यहां क्यों आए हो? साधा के चेहरे पर सोच के भाव आए। वो भी उस रास्ते से जिस रास्ते से कोई नहीं आता। ज्वाला सिंह आया तो था। हाँ, उसे सरदार ने देवता बना। मैं ज्वाला सिंह को ले जाने आया हूं, वो तुम लोगों का देवता नहीं है। मुझे मालूम है कि वो देवता नहीं है, वो शहरी इंसान। तभी मंगलू भीतर आया। मंगलू नहीं, छोटू होना चाहिए था। तभी छोटू का भीतर प्रवेश हुआ। साधा, सरदार आ रहा है। साधा ने छोटू को देखा। यहां आ रहा है? हाँ, सरदार कहता है कि वो इससे मिलकर ये देखना चाहता है कि ये सच में देवता है
यह हमारी बस्ती का दुश्मन है। साधा की आंखों में सख्ती आ गई, परंतु चेहरा सामान्य ही रहा। तभी झोपड़े के प्रवेश द्वार पर आहट हुई। उनकी निगाह उस तरफ गई। वहां वहां से करीब 40 बरस के व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। वो पैंट कमीज पहने था, पाँव में लेदर की चप्पलें थी। उसके सिर के बाल लंबे और उलझे हुए थे, गालों पर दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी। वो पतला और लंबा था। आओ सरदार, सादा कह उठा। यह है वो शहरी जिसे छोटू लाया है। सरदार घुग्गी ने हाथ से इशारा किया तो साधा व घुग्गी झोपड़े से बाहर निकल गए। देवराज चौहान की पैनी निगाह घुग्गी पर ही थी। क्या चक्कर फैला रखा है तुमने यहां? देवराज चौहान कह उठा। चक्कर? घुग्गी की आंखें सिकुड़ी। खुद को इस जंगली बस्ती का सरदार कहता है। यहां जो आता है तूने उसे मारने का आदेश दे रखा है अपने आदमियों को। वैसे तू शहर आता जाता है, पैंट कमीज पहन रखी है। तो इतना जंगली तो नहीं लगता जैसे कानून तूने बना रखे हैं। घुग्गी मुस्कुराया। तुम ठीक कहते हो कि मैं जंगली लोगों में से नहीं हूं। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। मुझे इतना याद है कि जब मैं 6-7 साल का था तो कुछ लोगों ने मुझे मेरे घर से उठा लिया था। उसके बाद जाने कैसे मैं जंगलियों में पहुंच गया, कुछ भी याद नहीं। इतना ही याद है कि मैं इन लोगों में से नहीं हूं। तो फिर यहां से गया क्यों नहीं? बच्चा था, जहां रहा वहीं का बन गया। वो मुस्कुरा रहा था। मुझे यहां क्या कमी है? कुछ भी नहीं। सबका सरदार बना पड़ा हूं, शानदार जिंदगी बिता रहा हूं। सब मेरे हुक्म के गुलाम हैं। तब तो तेरे को हीरे जवाहरात और सोने की शहर में कीमत भी पता होगी। देवराज चौहान बोला। इसका मतलब खंडर के रास्ते में पड़े उन हीरे जवाहरातों को तू देख आया? गुग्गी हंसा। हाँ, मालूम है मुझे कि शहर में उनकी बहुत कीमत है। हर आराम पाया जा सकता है उनसे। वो तेरे लिए तो बेकार हैं। बेकार नहीं है। वो कैसे? क्योंकि मैं ये बस्ती छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए शहर में बसने जा रहा हूं। गुग्गी जहर भरे ढंग से हंस पड़ा। पहले तो मैं यहां इसलिए रह रहा था कि जो मौज यहां है वो शहर में नहीं। लेकिन उस खजाने के हाथ में आ जाने के बाद जो मौज शहर में है वो अब यहां नहीं। तेरे को पता है कि वो खजाना यहां ज्वाला सिंह लाया है? पता है। उसने समंदर से निकालकर खंडर के गुप्त रास्ते को तलाश करके वहां छिपा दिया था कि सुरक्षित रहेगा। वो नहीं जानता था कि खंडर का गुप्त रास्ता हमारी बस्ती से निकलता है। खजाना रखकर रास्ते पर आगे बढ़ता हमारी बस्ती में आ पहुंचा। मैंने कब से कह रखा था कि बस्ती वालों को कि जो भी बाहरी मनुष्य इस रास्ते से बस्ती में पहुंचेगा वो हमारा देवता होगा। इसलिए ज्वाला सिंह को बस्ती का देवता बना दिया मैंने। वो पुनः हंसा। अब बस्ती वालों को दिखाने के लिए हर सुबह ज्वाला सिंह के सामने सिर झुकाना पड़ता है। खंडरों के बाहर मौजूद ज्वाला सिंह के साथियों को तुमने खत्म करवा दिया था। जरूरी था, वरना वो ज्वाला सिंह को छुड़ाने के लिए इस बस्ती में आक्रमण करते। तब मुझे नहीं मालूम था कि ज्वाला सिंह ने खंडर में बहुत बड़ी दौलत रखी है। ये तो 2-3 दिन बाद पता चला। तभी मैंने सोचा क्यों ना शहर में बसकर नई जिंदगी का मजा लिया जाए। यहाँ कोई नहीं जानता कि शहर में हीरे जवाहरात कीमती हैं, महत्व रखते हैं। यहाँ के लोगों को मालूम होता तो वो इन हीरे जवाहरातों को पाने के लिए झगड़ा खड़ा कर देते। हाँ, तब अवश्य झगड़ा होता। इन लोगों को अगर पता चल जाए कि तू बस्ती छोड़कर हमेशा के लिए, नहीं पता चल सकता। कोई सोच भी नहीं सकता। क्यों? अपना विश्वास जमा रखा है मैंने। ये मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। गुग्गी मुस्कुरा रहा था। उसे देखते हुए देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। ऐसी सिगरेट मेरे पास भी है, साधा से शहर से मंगवाई थी। खंडर के रास्ते में पड़े उस खजाने को तुम ले जा नहीं सकते, देवराज चौहान ने कहा। क्यों? कौन रोकेगा मुझे? कोई भी रोकेगा, लेकिन इतने बड़े खजाने को ले जाना आसान नहीं है। वो घुग्गी हंस पड़ा।
बहुत आसान है। कुछ शहरी लोग मेरी सहायता कर रहे हैं, वो मुझे शहर में बसा देंगे। खजाना हाथ आने के बाद मैं शहर गया था। उन लोगों ने मेरे रहने के लिए शहर में बहुत बड़ी जगह खरीद ली है। बस्ती के उधर मैं कैदियों से जंगल कटवा रहा हूँ। बस्ती वालों से कहा है कि उधर झोपड़े बनवाऊंगा, लेकिन वहां पर वो छोटा विमान उतरेगा। मेरे इशारे पर बस्ती वाले 2 घंटे में ही वो सारा खजाना विमान में भर देंगे, और मैं विमान में बैठकर खजाने के साथ हमेशा हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। सरल योजना थी घुग्गी की। वो कामयाब हो भी सकता था। मैं यहाँ ज्वाला सिंह को लेने आया हूँ, देवराज चौहान बोला। पहले मुझे खजाने के साथ यहां से विदा करो। घुग्गी हंसा। उसके बाद जो मनाए करते रहना, मुझे क्या। तब मैं तो यहां से जा चुका हूंगा। देवराज चौहान शांत नजरों से घुग्गी को देखता रहा। देवता बनोगे बस्ती के? घुग्गी ने कड़वे स्वर में कहा। देखते रहो तमाशा। कहने के साथ ही वो पलटा और बाहर निकल गया। कुछ देर बाद साधा ने भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान ने कश लिया। मिल लिया सरकार से? साधा गंभीर नजर आया। तुम्हारा सरदार तुम्हें धोखा दे रहा है, देवराज चौहान ने कहा। अच्छा, कैसे? ज्वाला सिंह ने जो सामान खंडर के रास्ते में छोड़ा है वो देखा है तुमने? हाँ, वो बहुत कीमती है। शहर में वो सामान जिसके पास होता है वो शानदार जिंदगी बिताता है। गुग्गी उस सारी दौलत को यहां से बाहर शहर में पहुंचा देना चाहता है, खुद भी यहां से भाग जाना चाहता है। देवराज चौहान की निगाह साधा के चेहरे पर टिकी हुई थी। गुग्गी पास ही कहीं जंगल साफ करवा रहा है? हाँ, साधा ने शराफत से कहा। वो वहां झोपड़े बनवाने के लिए नहीं, बल्कि छोटा विमान वहां बुलवाएगा। फिर वो बस्ती वालों को खंडर के रास्ते में ज्वाला सिंह द्वारा रखे गए हीरे जवाहरातों को उस विमान में भरने को कहेगा। उसके बाद वो भी उस विमान में बैठकर चला जाएगा और फिर कभी नहीं लौटेगा। देवराज चौहान ने समझाने वाले स्वर में कहा। तुम्हें तो आते ही बहुत बातों की जानकारी हो गई। मैं सच कह रहा हूं, विश्वास करो मुझ पर। क्या ख्याल है तुम्हारा, मैं विश्वास कर लूंगा? सादा गंभीर था। देवराज चांद समझ गया कि वह उसकी बातों को कभी नहीं सही नहीं मानेगा। नहीं, साधा ने इंकार में सिर हिलाया। तुम्हारी बात का विश्वास मैं कभी नहीं कर सकता। अगर मैंने खुद बाहर रहकर सरदार के बातों से मुंह तुम्हारी बातों का विश्वास मैं कभी भी नहीं करता। अगर मैंने खुद बाहर रहकर सरदार के मुंह से निकली बातें न सुनी होती। देवराज चांद से देखने लगा। छोटू वहां से चला गया था, मैं बाहर ही था और मैंने सब कुछ सुना। साधा ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने जो भी कहा वो सच है, लेकिन मेरी बात को कौन मानेगा? अगर मैं बस्ती वालों को कहूं, घुग्गी के खिलाफ कोई भी सुनना पसंद नहीं करता। सब इज्जत करते हैं उसकी, उस पर पूरा विश्वास करते हैं। अगर तुम ये बात दूसरों को कहो तो क्या होगा? देवराज चौहान ने पूछा। वो लोग मुझे मार देंगे। साधा ने गहरी सांस ली। बहुत अजीब हालत है इस बस्ती की। ये शहर नहीं है, जंगल है। यहाँ सिर्फ एक ही का हुक्म चलता है, एक ही की आवाज सुनी जाती है। सरदार घुग्गी बस्ती से गद्दारी करके यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है, और मैं किसी को ये बात बता भी नहीं सकता। सरदार के खिलाफ मेरे मुंह से बात निकलते ही मेरी जान ले ली जाएगी। देवराज चौहान साधा को देखता रहा, फिर बोला। उसकी जगह तुम होते तो तुम भी कुछ ऐसी ही गद्दारी करते? साधा सोचने लगा, फिर कह उठा। मैं गद्दारी नहीं करता। घुग्गी जानता है कि वो इस बस्ती का नहीं है, लेकिन मैं इस बस्ती का हूं। मेरे भीतर बस्ती वालों के लिए दर्द है। मेरे हाथ दौलत लग जाती तो मैं बस्ती से जाने की अपेक्षा ऐसा कुछ करता जिससे बस्ती के लोगों की जिंदगी आसान हो जाती। मैं इन सबको शहर से कपड़े ला कर देता, इन्हें जंगल से निकालकर शहर के करीब कहीं रखकर नई बस्ती बनाता, ताकि ये धीरे धीरे जीने का ढंग सीख सकें। मुझे भी समझ नहीं थी, परंतु बार बार शहर जाकर लोगों से मिलकर बात करके समझ आने लगा कि दुनिया क्या है। अब तुम क्या करोगे?
मैं कर भी क्या सकता हूं? बताया तो। सरदार के खिलाफ कुछ कहूंगा तो मेरी जान ले ली जाएगी। साधा के चेहरे पर गुस्सा और विवशता नजर आ रही थी। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लेकर एक तरफ उछाल दिया। ज्वाला सिंह कहाँ है? साधा ने देवराज चौहान को देखा। चेहरे पर सोच के भाव आ गए। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो मिल नहीं सकोगे। क्यों? सरदार घुग्गी के आदेश पर सेवकों के रूप में आदमी उसे घेरे रहते हैं कि वो भाग न सके, मनमानी हरकत न कर सके, उससे कोई बात न कर सके। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। साधा ने कहा, तुम तो उससे बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। बाहरी आदमी हो, फौरन पहचाने जाओगे। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। मैं इस बारे में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। मैं इस बारे में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, साधा ने कहा। यहां से निकलने के बाद सरदार घुग्गी ने कहा है कि आज शाम ढलते ही जश्न होगा, नाच गाना होगा। शायद तब तुम ज्वाला सिंह को देख सको, अगर उसे भी जश्न में शामिल किया गया तो। लेकिन मुझे लगता है वो किसी खास बात के लिए ही जश्न कर रहा है। क्या मतलब? पता नहीं। उसने गहरी सांस ली। देवराज चौहान साधा को देखता रहा। वो उसकी बातों का मतलब निकालने की चेष्टा कर रहा था। सरदार घुग्गी यहां कहाँ रहता है? देवराज चौहान ने पूछा। साधा ने उसकी आंखों में झांका। क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, यूं ही पूछ रहा हूं। यूं मत, उसने कहा। तभी आहट तभी बाहर आहट हुई। दोनों की निगाह उस तरफ गई। झोपड़े के खुले दरवाजे से कम उम्र के युवक ने प्रवेश किया। उसकी कमर पर तलवार जैसा चाकू और तीर कमान बंधा था। भीतर आते ही उसने देवराज चौहान को देखा, फिर साधा को। तूने मुझे बुलाया? वो बोला। कमलू, साधा ने कहा, यह सरदार का कैदी है। तेरे को इसका ध्यान रखना है। ये यहां से भागने की कोशिश करे तो इसे समझा देना कि बस्ती से निकल भी गया तो जंगल में मौजूद बस्ती के पहरेदार इसे खत्म कर देंगे। देवराज चांद समझ गया कि साधा ये बात उसे बता रहा है कि भागने में कितने खतरे हैं। इसे यह भी समझा देना कि यहां सिर्फ सरदार का हुक्म चलता है। कमलू ने सिर हिलाया। देवराज चौहान की नजरें साधा पर थी। इसे खिला पिला देना, समझा? ठीक है। कमलू ने सिर हिला दिया। साधा ने उसे भरपूर नजरों से देखा, फिर पलटकर बाहर निकल गया। कुछ चाहिए? कमलू एक तरफ बैठता हुआ बोला। नहीं। भूख नहीं लगी? क्या है खाने को? देवराज चौहान मुस्कुराया। बैंगन या आलू की सब्जी मिलेगी खाने को, साथ में गेहूं की रोटी। लाऊं क्या? अभी नहीं, अभी भूख नहीं है। फिर पूछा क्यों? देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और नीचे बैठ गया। शराब पियोगे? शराब कहां से आई तुम लोगों के पास? हम फलों की बनाते हैं। सरदार ने बहुत पहले बताया था कि कैसे बनाई जाती है। बहुत मजा आता है उसे पीकर। पहले तो कड़वी लगती है, जब नशा चढ़ता है तो नाचने को मन करता है। उधर मटकों में भरी पड़ी है, ला दूं क्या? देवराज चौहान लेट गया और सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा।